नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 5 दोषी की सजा पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। रोंगटा प्रो लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक दोषी RS रोंगटा, संजय रोंगटा, TM अच्युतन और शंभुनाथ दोषी पाए गए। आपको बता दें कि मंत्रालय को दी गई थी क्षमता भूमि की गलत जानकारी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। 5 दोषी की सजा पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि मंत्रालय को क्षमता भूमि की गलत जानकारी दी गई थी। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 5 दोषी की सजा पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। रोंगटा प्रो लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निर्देशक दोषी RS रोंगटा, संजय रोंगटा, TM अच्युतन और शंभुनाथ दोषी पाए गए और इनको लेकर के आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो आपको कोयला घोटाले मामले से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 5 दोषी की सजा पर आज सुनवाई होगी। और इसी बीच राज्य से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी छोड़ आज बीजेपी में शामिल होंगे कमलेश कुमार सिंह। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समर्थकों के साथ होंगे शामिल। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में उन दामन थामेंगे। बीजेपी का दामन आज थामने वाले हैं। इसके साथ ही हुसैनाबाद से 2 बार विधायक चुने गए कमलेश सिंह हुसैनाबाद के बीजेपी नेता कमलेश सिंह का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर जता चुके हैं नाराजगी और उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एनसीपी छोड़ आज बीजेपी में शामिल होंगे कमलेश कुमार सिंह। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समर्थकों के साथ वो शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए एक बड़ी हलचल एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है, जहां कमलेश सिंह अब बीजेपी में शामिल होंगे। नहीं, देखिए बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे और हुसैनाबाद से एनसीपी के विधायक हैं कमलेश सिंह। दूसरी बार चुनाव जीते हैं। जब पहली बार 2005 में जीते थे तब मंत्री भी बने थे राज्य में, और 2019 में फिर से चुनाव वो लड़े और जीते भी। जो अभी बातचीत में जो कमलेश सिंह जो कह रहे हैं या उनके समर्थकों को अगर आप समझने की कोशिश करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम एनडीए के हिस्सा हैं, जैसा कि एनसीए जो अजीत पवार ग्रुप है इस वक्त एनडीए का ही हिस्सा है, तो सीधे तौर पर जो बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए के अंदर बीजेपी, उनके साथ जुड़ के उनके चुनाव चिन्ह पर लड़ना ज्यादा अच्छा होगा। और जो हुसैनाबाद की जनता है वो भी चाहती है, इनके समर्थक भी चाहते थे। एक बात जरूर है कि इनके आने से पहले ही जो हुसैनाबाद से जो बीजेपी के जो नेता हैं जो चुनाव लड़ते भी रहे हैं, उनका एक विरोध जरूर, आपत्ति सामने जरूर आई है। अब ये देखना होगा कि इस आपत्ति को पार्टी और कमलेश सिंह कैसे पाटने में सफल होते हैं। अविनाश, ये भी बताइए कि बीजेपी में अगर कमलेश सिंह शामिल अगर हो गए तो ऐसे में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, कमलेश सिंह उस इलाके में पलामू प्रमंडल में अगर बात करें तो जरूर बीजेपी को फायदा पहुंचाने में कामयाब साबित होंगे। सवर्ण जाति से आते हैं, सवर्णों की वहां अच्छी तादाद है, और अगर उस इलाके में अगर सवर्णों के हिसाब से बात करें तो एक बड़ा नेता के तौर पर कमलेश सिंह की पहचान है। और कमलेश सिंह को लेकर पूरे राज्य भर में जो कर्मी सेना की भी बात कर लें तो उससे भी वे जुड़े हुए हैं और अपनी पकड़ रखते हैं। तो न सिर्फ हम पलामू की बात करें बल्कि अगर पूरे झारखंड स्तर पर भी बात करें, एक खास वोट बैंक को अपनी ओर साधने के लिए, अपनी ओर लाने में तो कमलेश सिंह की भूमिका होगी। और बीजेपी मुझे लगता है कि इसी सोच के साथ उन्हें शामिल भी करा रही है। जी अविनाश, क्या कमलेश सिंह इस वक्त, जैसे हुसैनाबाद से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो विधायक बने, तो क्या बीजेपी उन्हें हुसैनाबाद से ही टिकट दे सकती है? ऐसी भी कोई संभावना? ये तय है, क्योंकि बगैर इसके समझौते के ये कमलेश सिंह बीजेपी में शामिल नहीं होते।
और जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा भी कि क्षेत्र की भी जनता चाहती है। हालांकि पिछली बार जब चुनाव वो लड़ रहे थे उन्होंने एक घोषणा कर दी थी चुनाव जीतने से पहले ही चुनावी मैदान में कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा, लेकिन इस बार चूंकि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जो बीजेपी के साथ जो बातचीत हुई है उसके आधार पर जो जानकारी आ रही है तो कमलेश सिंह ही बीजेपी के। ठीक है अविनाश, देखना होगा कि कमलेश सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसे में बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि कमलेश सिंह से हमारे सहयोगी अविनाश ने बात की है। क्या कुछ कमलेश सिंह ने कहा है, सुनिए। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कमलेश जी हैं। कमलेश जी, आपको बधाई, आज आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और सवाल ये भी कि जब आप एनडीए में हैं तो फिर बीजेपी ही क्यों? एनसीपी में रहकर भी आप चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, ऐसा बात है, समय के अनुसार सब काम होता है। हम एनसीपी में 25 साल रहे हैं और 25 साल पूरी लगन और निष्ठा से चलाए हैं, लेकिन जो अभी झारखंड की स्थिति हो गई है विगत 5 साल में, यह बहुत ही खराब है। और हम लोग एनडीए परिवार को पूरी शक्ति से इस सरकार को उलट के देना है, क्योंकि जो स्थिति है, जो गरीब जनता त्राहिमाम है, कोई जगह ऐसा विकास का काम कुछ नहीं हुआ है जिससे कि यहाँ पर कहा जाए कि गरीबों के लिए काम हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर भयंकर लूट का बाजार गर्म है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति का एक सोच होनी चाहिए कि हम लोग का कर्तव्य क्या है, और उसी अनुसार समय के अनुसार आदमी काम करता है। तो अब आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो आप ही चुनाव लड़ेंगे या सूर्या जी को भी मौका मिलेगा? नहीं, इस बार सूर्या का ही डिमांड है कि पापा इस बार आप ही चुनाव लड़िए। और 5 साल तक हम देख रहे हैं कैसे क्या करना है, लोगों की कैसे सेवा करना है, इसमें काफ़ी मेहनत की है। हमारा 19 में भी चुनाव जीतने में सूर्या का अहम रोल रहा है। तो सभी कुछ देखते हुए, उस सभी का निर्णय देखते हुए चुनाव इस बार हम लड़ रहे हैं। और जो अधूरे काम है हमारे क्षेत्र का, जैसे जिला बनाना हुसैनाबाद को, और कुछ मुद्दे हैं, बहुत फ़ोन आ रहा है जो कि कहें कि बहुत सही आप निर्णय लिए हैं और हम लोग आपके साथ तहे दिल से। तो कमलेश जी ने उसी बात को दोहराया कि बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं के, नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और हुसैनाबाद से एनसीपी विधायक कमलेश सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर के कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता एम तौसीफ ने यह कहा कि अब कमलेश सिंह कहीं चले जाए, उनकी राजनीतिक नैया पार नहीं लगने वाली है। जनता से जो वादा उन्होंने किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। किसान, मंदिर, नौजवान आज भी बदहाल है। अब जनता का उन पर भरोसा नहीं रहा। जी वहाँ पे विधायक हैं और उन्होंने कई वादे जनता से किए और वो वादे उन्होंने पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सहारे एक बार फिर अपनी टूटी हुई नैया को पार कर लें या उससे पार हो जाएं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। और इसी बीच राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन आज राजधानी वासियों को सौगात देने वाले हैं। कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। 224 करोड़ 94 लाख की लागत से बना है ये फ्लाईओवर। 2240 मीटर लंबाई और 16.6 मीटर चौड़ाई है इसकी। 3264 करोड़ की 31 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 2471 करोड़ 90 लाख की 27 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बता दें आपको कि 792 करोड़ 10 लाख की 4 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से झारखंड वासियों को सौगात मिलने वाली है। की जनता को आज एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये दूसरा दिन है जब लगातार सीएम हेमंत सोरेन राजधानी रांची को बड़ी सौगात दे रहे हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये कांटाटोली फ्लाईओवर है और आज इसका उद्घाटन होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया था और आज जैसा कि मैंने कहा कि दूसरा दिन है जब राजधानी रांची की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अगर इस फ्लाईओवर के बारे में थोड़े प्रकाश डाल लें
2240 मीटर ये लंबा फ्लाईओवर तैयार किया गया है, जिसकी लागत 224 करोड़ 94 लाख रुपए है। और इस कांटाटोली फ्लाईओवर को लेकर पिछले कई सालों से इस क्षेत्र से होकर जो जाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी। अगर आप कांटाटोली से होकर जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मन में ये ख्याल आता था कि उस रास्ते से जब जाएंगे तो कितने घंटे तक जाम में फंसना होगा। तो ये एक बड़ी सौगात हम ये कह सकते हैं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज हेमंत सोरेन 3264 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जब आप इस फ्लाईओवर से होकर गुजरेंगे तो आपको एक सुखद अनुभूति भी होगी। और हम सुखद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहले का अनुभव रहा है और अब का जो अनुभव होगा, तुलनात्मक रूप से जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई में राजधानी रांची बदल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांधी से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने पद्मश्री छुटनी देवी से मुलाकात की है। छुटनी देवी पिछले 20 साल से डायन, बिसाही और जादू टोना के खिलाफ अभियान चला रही हैं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ रही हैं। और इसी के लिए छुटनी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लोग उन्हें शेरनी कहकर सम्मान देते हैं। कल्पना सोरेन ने उनसे मुलाकात के बाद ये कहा कि उनके साहस और समर्पण ने समाज में बदलाव की एक नींव रखी है। बात अब जामताड़ा की करते हैं, जहां फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सालमबागान में सीपीआई की ओर से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीपीआई का दामन थामा। इस दौरान प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक मौजूद रहे। प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने राज्य सरकार के खिलाफ बगावत का आह्वान कर दिया। कहा, जो जनप्रतिनिधि यहां से जीते उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा दिया। क्षेत्र अभी भी विकास से कोसों दूर है। के साथ मैं हूँ। यह गठबंधन में 9 बार नेतृत्व हम लोगों ने, लाल झंडा के लोगों ने किया है। सीट हमारे लिए छोड़ दे, हमारा गठबंधन एक्सेप्ट है। लेकिन वो सिर्फ वैसे लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं जो उनके साथ चोरी में साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले लोग हैं। और जिसका चलते आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन में कम से कम 350 आदिवासी युवक युवतियों ने आज विश्वास लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में योगदान किया। और अब बात करेंगे बोकारो की, जहां नियोजन की मांग को लेकर के विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने मोर्चा खोल दिया है। स्टील के प्रभारी निदेशक के घर के बाहर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए और नारेबाजी भी कर रहे हैं। पुलिस और बोकारो स्टील के सुरक्षा विभाग के कर्मी मौके पर मौजूद हैं। आंदोलनकारी को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। आवाज घेराव करने आए विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों का यह कहना है कि जिला प्रशासन, प्रबंधन और हमारे संगठन के पदाधिकारी के बीच जो नियोजन देने को लेकर के वार्ता हुई थी, उसे बात से प्रबंधन मुकर गया। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हम लोग के भविष्य को इस तरह अंधकारमय हो गया है और हम लोग के बारे कुछ सोचा नहीं जा रहा है। न जाने अब हम लोग इस राह पर आ गए हैं कि हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। 13 तारीख को ईडी स्तर के वार्ता जो कि सकारात्मक हुआ था और विभिन्न पहलू पे हामी भरा गया था, लेकिन कुछ दिन पहले हमारी वार्ता हुई बीएसएल मैनेजमेंट के साथ, बट हमारी किसी बात पर वो मांग पर हामी नहीं भर रहे हैं। गुमला में भाकपा माओवादी के 25 सालों के आतंक के सफर की कहानी पर विराम लग गया है। 1999 से माओवादियों ने गुमला जिले में जो खूनी आतंक, दहशत और उत्पाद शुरू किया था, उसका सफर सब जोनल कमांडर रंथू उराव उर्फ गुरुचरण की गिरफ्तारी से समाप्त हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रंथ उराव भाकपा माओवादी का अंतिम सब जोनल कमांडर बचा लिया था। रंथू के पकड़े जाने के बाद अब भाकपा माओवादियों में एक भी नक्सली कमांडर और हार्डकोर नक्सली नहीं बचे हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने कहा कि गुमला जिला अब भाकपा माओवादी से मुक्त हो गया है। रंथू उराव अंतिम सब जोनल कमांडर बचा हुआ था, जिसे रणनीति के तहत गुमला पुलिस ने पकड़ लिया है।
बात यह है कि गुमला जो बहुत अधिक माओवादी प्रभावित इलाका था, वहाँ पर लगातार इस तरह की अचीवमेंट होने से, मुठभेड़ में उग्रवादियों के मारे जाने से या उनकी गिरफ्तारी से और सरेंडर से। और अब सीधे आपको पटना लेकर के चलते हैं, जहां नीतीश मिश्रा अपने बातों को रख रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, सुन रहे हैं। जो टूरिज्म पॉलिसी है, दे आर द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द LOI जो हमने इनको दिया। पटना में भी 3 बड़े होटल्स अभी आने वाले हैं, जिसकी जो भी औपचारिकताएं थी हम लोगों ने पूरी की है। तो ये सही है, वी नो कि जो टूरिस्ट आएंगे फैमिलीज के साथ, दे नीड अ बेटर अकोमोडेशन, उनको फैसिलिटीज चाहिए, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। नीतीश सर, देखिए अब चूंकि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का एक कल्चर नया शुरू हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, अगर आएगी हमारी सरकार, तो हम 200 यूनिट बिजली प्रति माह जो है वो मुफ्त में देंगे। और दूसरी तरफ अब एक नई एंट्री हो गई है जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने लॉन्च कर दी अपनी पार्टी। तो ये आपको लगता है कि ये ताकत बनकर वो भी उभर रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, और मैं जानता हूं क्योंकि खुद मैं 6 चुनाव लड़ा हूं, तो मैं उस चीज को समझ सकता हूं। लगभग 25 वर्ष मुझे अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो गए हैं। कोई भी मतदाता अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहता है। कोई भी वोटर जब वो वोट देता है तो वो सोच के देता है कि मेरे वोट से क्या होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, बहुत समाप्त भी होंगी, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। और बिहार तो एक तरह से आप कहें कि लोकतंत्र की हमारी जननी है हमारा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कोई पार्टी आई या कोई कुछ भी कहे, अब अल्टीमेटली जो हमारा आज का यूथ जो अपने हाथ में इंफॉर्मेशन लेके घूमता है थ्रू हिज और हर स्मार्टफोन, उसके सामने अब तो फैक्ट्स हैं। आप एक तरफ आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं और एक तरफ हम हैं जिन्होंने डिलीवर किया है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब आप अगर आज कोई, ये कैसे कोई भूल सकता है कि मुझको अगर आज पटना से मधुबनी जाना था तो पहले मुझे 9 से 10 घंटे लगते थे, और आज मैं 3 घंटे में मैं जा रहा हूं। तो ठीक है, चर्चाएं, एस्पिरेशंस होना, इच्छाएं होना या डिमांड या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक आप तरह से डिमांड रखना, वो कोई गलत नहीं है, वो नेचुरल है। तो मुझको लगता है आप फ्री ये दे देंगे, फ्री वो दे देंगे, वो ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन एनडीए के साथ सबसे बड़ी बात है कि विश्वसनीयता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। एक ट्रस्ट बना हुआ है लोगों में, तो इसलिए अब तो आने वाले समय में जब 1 साल बाद चुनाव होगा, जनता खुद फैसला करेगी। नीतीश सर, देखिए, अब सड़क, बिजली, पानी, अगर मैं इन 3 बहुत बेसिक चीजों की बात करूं तो इस दिशा में अभी बिहार की क्या स्थिति है, रोड्स की क्या स्थिति है, जरा अगर उस पर भी आप हमें सही पिक्चर दिखा पाएं तो। देखिए, ये मेरे कहने की बात नहीं, आई थिंक एवरीवन या जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। और मैंने इसलिए कहा कि मैंने उस यात्रा को देखा है जब लोग गांव में भूल चुके थे कि बिजली भी कुछ होती है। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है, अगर पहले हमें 10 घंटे लगते थे, आज हम 5 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो हम यहीं रुके नहीं है। तो आप मंत्री नीतीश मिश्रा को सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरायकेला से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ब्राउन शुगर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। 22.68 लाख का ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। कुख्यात डॉली परवीन गिरफ्तार की गई है। महिला ड्रग पैडलर समेत 2 की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में पुलिस की ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको सरायकेला से बता रहे हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। ब्राउन शुगर के खिलाफ कार्रवाई की है पुलिस ने। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। रामगढ़ के रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में पूरे विधि विधान से ये पूजा की जा रही है। पूरे मंदिर को देसी विदेशी फूलों से सजाया गया है, जिससे मंदिर की भव्यता काफी बढ़ गई है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु झारखंड समेत दूसरे राज्यों से यहां पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में साधक भी पहुंचे हुए हैं, जो विभिन्न कुंड में हवन जाप कर रहे हैं। सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। मां का विशेष श्रृंगार और भोग भी लगाया गया है। देवघर के रोहिणी स्टेट में एक अनोखी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, जहां गणेश जी महादेवी दुर्गा के बाएं तरफ विराजमान हैं और
कार्तिकेय जी दाहिने तरफ। आमतौर पर यह देखा जाता है कि मां की प्रतिमा के बाएं तरफ कार्तिकेय जी होते हैं और दाहिने तरफ गणेश जी। मंदिर के पुरोहित के मुताबिक अंग्रेजों के शासन में जब यहां भगवती पूजा हो रही थी तभी अंग्रेजों ने मंदिर का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद पुरोहित ने माता की शक्ति को दिखाने के लिए 2 मिनट के लिए मंदिर का पट बंद किया और गणेश की प्रतिमा दाहिने से माता के बाएं तरफ चली आई। तब से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। रोहिणी में मां दुर्गा की पूजा रोहिणी स्टेट राजघराना परिवार करता है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।